ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 3 मुस्लिम देश आए साथ, तो भारत की क्यों बड़ी चिंता? अमेरिका की घटती हैसियत के कारण साथ आए 3 सुन्नी देश। क्या नया सुन्नी ट्रायंगल पश्चिम एशिया की पूरी बाजी पलटने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेवा। ईरान अमेरिका जंग के बीच सऊदी से एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरे मध्य पूर्व में हलचल तेज कर दी है। सऊदी अरब के मक्का में एक ऐसा समझौता होता है जिसकी चर्चा पिछले 1 साल से दबी जुबान में हो रही थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक साथ बैठकर मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में साफ साफ लिखा गया है कि अगर तीनों में से किसी भी एक देश पर सैन्य हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा नाटो का अनुच्छेद 5 है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन तीनों सुन्नी देशों के एक मंच पर आने से क्या कुछ बदलेगा और इस पूरे घटनाक्रम में ईरान, इजराइल और भारत कहां खड़े हैं? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। इस पूरे समझौते की जड़ में छुपा है अमेरिका का गिरता प्रभाव। सऊदी अरब बरसों से अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर रहा है। सऊदी ने अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार खरीदे इस उम्मीद में कि अमेरिका उसकी रक्षा करेगा, लेकिन हाल के महीनों में जो कुछ भी हुआ उसने सऊदी अरब की आंखें खोल दी हैं। जब ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने खाड़ी क्षेत्र में हलचल मचाई, तब अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली की पोल खुलकर सामने आ गई। सऊदी को यह समझ आया कि अमेरिका पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। अमेरिका की नीति बदल रही है और वो अब हर संकट में कूदने के मूड में नहीं है। जब अमेरिका का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ा तो सऊदी अरब ने अपने आसपास देखा। उसे 2 बड़े साथियों की जरूरत थी। एक के पास जबरदस्त फौज हो, दूसरे के पास परमाणु हथियार। और यहीं एंट्री होती है तुर्की और पाकिस्तान की। तुर्की जो नाटो का सदस्य है और जिसके पास नाटो गठबंधन में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तुर्की के पास बेहतरीन ड्रोन तकनीक है और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। आर्थिक रूप से भले ही पाकिस्तान बदहाल हो, लेकिन वो पूरी मुस्लिम दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। इन तीनों के पास जो सामरिक ताकत है उसने मिलकर एक नया शक्ति संतुलन बनाया है। सऊदी अरब के पास बेहिसाब पैसा है, तुर्की के पास आधुनिक सेना और ड्रोन टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। हालांकि आपको बता दें, तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवदेत यिल्माज ने बयान जारी कर सफाई दी कि इस समझौते का मकसद किसी खास देश को निशाना बनाना नहीं है। तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि ये विशुद्ध रूप से रक्षा और आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम है और इससे उनके बाकी देशों के साथ पुराने रक्षा करारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के लिए ये चिंता की बात है? क्या भारत के लिए ये बुरी खबर है? ये सवाल हर भारतीय के मन में उठ रहा है कि इस मक्का समझौते का भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये भारत के लिए कोई चिंता की बात है? तो आपको बता दें, पूर्व विदेश सचिव टीएस तिरुमूर्ति ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि पश्चिम एशिया के ताजा हालात को देखते हुए ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहीं पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने भी कहा कि पहली नजर में ये भारतीय हितों के लिए नकारात्मक प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि यदि समझौते के प्रावधानों का शाब्दिक अर्थ लागू किया जाता है तो भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की किसी जवाबी सैन्य कार्रवाई की व्याख्या किस रूप में होगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता पश्चिम एशिया में अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर घटते भरोसे का भी संकेत देता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से रक्षा सहयोग मौजूद है, जबकि सऊदी अरब हाल के वर्षों में तुर्की से बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरण खरीद चुका है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच भी रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वहीं भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत मजबूत हुए हैं। भारत सऊदी से भारी मात्रा में तेल खरीदता है और सऊदी में लाखों भारतीय काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी का यह नया सैन्य गठबंधन भारत के उन तमाम कूटनीतिक प्रयासों के सामने चुनौती बन सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि हम इस पूरे घटनाक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर बहुत बारीक और करीबी नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों और विदेश मंत्रालय को इस समझौते की भनक बहुत पहले से थी। ये खिचड़ी पिछले 1 साल से पक रही थी और इसी खतरे को भांपते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने इस साल 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार फरवरी, अप्रैल और जुलाई में सऊदी अरब का दौरा किया था। डोभाल ने सऊदी अरब के एनएसए और विदेश मंत्री से कई दौर की उच्च स्तरीय बातचीत की थी। अब भारत के पास आगे क्या रास्ते? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। काउंटर अलायंस भारत को पश्चिम एशिया में यूएई, इजराइल, ग्रीस
और साइप्रस जैसे देशों के साथ अपने रणनीतिक और सैन्य संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना होगा। यूएई और सऊदी अरब के बीच भी कई मुद्दों पर मतभेद हैं, जिसका फायदा भारत उठा सकता है। ईरान के साथ संतुलन। भारत को ईरान के साथ संपर्क बनाए रखना होगा, बातचीत करते रहना होगा ताकि पाकिस्तान और सऊदी के इस गठजोड़ को घेरा जा सके। सऊदी पर कूटनीतिक दबाव। भारत को सऊदी अरब को यह एहसास कराना होगा कि पाकिस्तान के साथ उसकी सैन्य करीबी भारत सऊदी के आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं कि इस समझौते के पीछे असली खौफ किसका है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तिकड़ी के बनने के पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला ईरान और दूसरा इजराइल। पिछले कुछ समय से इजराइल ने जिस तरह गाजा, लेबनान और सीरिया में आक्रामक सैन्य कार्रवाई की है, उससे पूरा मुस्लिम जगत उबल रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तीनों ने ही इजराइल के इन कदमों का पुरजोर विरोध किया। पाकिस्तान तो आज तक इजराइल को एक देश के रूप में ही मान्यता नहीं देता। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और इजराइल के बीच के रिश्ते कितने तल्ख हो चुके हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। हालांकि इस रक्षा समझौते में इजराइल का नाम कहीं सीधे तौर पर नहीं लिखा गया और न ही इजराइल ने इस पर अब तक कोई भी ऑफिशियली बयान जारी किया है, लेकिन पर्दे के पीछे इजराइल की बढ़ती ताकत का डर जरूर काम कर रहा है। दूसरी तरफ है ईरान। यमन के हूती विद्रोहियों से लेकर लेबनान के हिजबुल्लाह तक ईरान का नेटवर्क बहुत मजबूत है। सऊदी अरब को हमेशा से ईरान से खतरा महसूस होता रहा है और हाल ही में जो ईरान ने हमले किए, उसने सऊदी अरब के डर को फिर से उजागर कर दिया है। अब सवाल है कि क्या कागज पर हुआ समझौता जंग के मैदान में भी काम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार याद दिलाते हैं कि जब इससे पहले सऊदी अरब पर ईरानी समर्थित हमले हुए थे, तब पाकिस्तान के सैनिक और सैन्य संसाधन सऊदी में मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कोई सीधा सैन्य कदम नहीं उठाया था। इसलिए संकट के वक्त तुर्की और पाकिस्तान किस हद तक सऊदी अरब के लिए जंग में कूदेंगे, ये उस समय के राजनीतिक हालातों पर ही निर्भर करेगा। हालांकि जैसे ही मक्का से इस त्रिपक्षीय समझौते का ऐलान हुआ, सबसे पहला और सबसे तीखा धमाका ईरान से हुआ। ईरान ने इस समझौते को पूरी तरह खारिज करते हुए सऊदी अरब पर सीधा तंज कसा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रमुख सदस्य हैं इब्राहिम रज़ई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद कड़े शब्दों में लिखा। उन्होंने सऊदी अरब को नसीहत देते हुए लिखा, सऊदी अरब को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागज के टुकड़ों पर दस्तखत कर लेने से उन्हें सुरक्षा नहीं मिलने वाली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेरिकियों ने सालों तक सऊदी का इस्तेमाल किया, उसका पैसा ऐंठा और वक्त आने पर सुरक्षा भी नहीं दे पाए। सऊदी अरब को अपनी नीतियां बदलनी चाहिए ताकि उसे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के सामने झुकना ना पड़े या फिर भीख ना मांगनी पड़े। मक्का में हुआ यह संयुक्त रक्षा समझौता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दुनिया बदल रही है। अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि धुंधली हो रही है और क्षेत्रीय देश अब अपने अपने गुट बना रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब कोई संकट आएगा। क्या तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान के दुस्साहस का बोझ उठाने को तैयार होंगे? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।